Hello students, welcome to my channel. My name is Babita Rawat. Today's topic is NPO और हम करेंगे अब MCQs 21। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये है पार्ट 2। ठीक है, मुझे लगता है 50 अराउंड और 50 MCQs आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। ये सारे MCQs भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हों। मैंने बहुत सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए MCQs डाले हैं। ठीक है, तो कुछ नेट के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, बट मेरा मानना ये है बेटा, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आ गया तो चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हों, CBSE बोर्ड में हो, नेट में हो, UPSC में हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, आप लोगों को ज़रूर आएंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बताएं क्यों 20 मार्क्स के MCQs हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे अरे इधर उधर से हम पता कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा सोचें क्यों, हम एक कंसेप्ट को, अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो अच्छे से उसे बेटर वे में करेंगे, क्योंकि हम किसी के सहारे नहीं रहना है कि उस अपने फ्रेंड से पूछ लेंगे, इससे पूछ लेंगे। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, तो क्यों ना, अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो रियल में बहुत तसल्ली से आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर न्यू हैं, प्लीज़ पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको इतने सारे कंटेंट अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन समझाया हुआ मिलेगा। अगर 2 क्वेश्चन भी आप लोग देखते हैं दिन में तो आपके लिए बहुत इनफ है, आपका सिलेबस ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। दिन में मेरी 1 या 2 वीडियो ज़रूर आती हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे से भी जुड़े रहेंगे तो भी आपके बहुत सारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, जिनमें से मेरा NPO है, एडमिशन है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और रिटायरमेंट एंड डेथ है। ये डेथ का बस टॉपिक रह रहा है और ये मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं और खुद देखना आप आंसर्स बता पाओगे, क्योंकि आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर देख लेना, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो मेरा चैनल बेटा, तभी बच्चे कुछ जुड़ेंगे, अच्छे बच्चे और जुड़ेंगे आप जैसे, तो मेरा चैनल थोड़ा प्रोग्रेस करेगा। चलो, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय क्लब विल बी शोन। कहाँ पर शो होता है, देखो मैं एक पेज भी ले लेती हूँ, साथ के साथ आप लोगों को बताती भी रहूँगी क्या कहना चाह रहा है वो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है एडवांस, तो वो कहाँ शो होता है, आपको पता है एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है। और देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का इनकम और एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उसमें ऐड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, और उसमें लेस क्या हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है एडवांस करंट ईयर का। क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है भाई। इस ईयर एडवांस मिल गया, इसका मतलब वो करंट ईयर के लिए है, वो सॉरी नेक्स्ट ईयर के लिए। करंट ईयर में एडवांस मिल जाना, मान लो हम 2021 है, इसमें आपको किसी ने सब्सक्रिप्शन एडवांस दे दिया, तो इसका मतलब वो 22 के लिए दिया है। तो हमेशा, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए हमेशा इसको किस में शो करेंगे, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये मेरी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर हो गया, कहाँ पर, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और अगर वो आउटस्टैंडिंग की बात करें कि आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मुझे ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा, चाहे एंड में मिले, इसलिए क्योंकि मिलेगा, मेरी एसेट होगी, इसलिए हमेशा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किधर आता है, एसेट साइड। क्लियर, करंट ईयर का। तो इसका आंसर अब आप लोगों को पता ही लग गया होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो कहाँ आना चाहिए था आप लोगों का, लाइबिलिटी है ये आप लोगों की, क्योंकि आपको एडवांस मिल गया है नेक्स्ट ईयर के लिए, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा पोस्टेड होगा, तो देखो आप लोगों को पता है पोस्टेड कह रहा है ना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी आप लोगों का पोस्ट होता है, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर का होता है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इनकम और एक्सपेंडिचर में पोस्टेड होते कौन कौन से हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन कौन से पोस्टेड होते हैं। सबसे पहले तो रिवेन्यू नेचर के होने चाहिए, रिवेन्यू नेचर की ही इनकम होनी चाहिए और रिवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंसेस होने चाहिए। ठीक है, सेकंड
करंट ईयर का होना चाहिए, ठीक है। सारी ट्रांजैक्शन किसकी होंगी, करंट ईयर। रिवेन्यू नेचर मतलब जो नॉर्मल हैं, जो कभी कभी नहीं होते, जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे होते हैं या इनकम्स होती हैं। तो सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, भाई आप न्यूज़पेपर खरीद रहे हो तो डेली जो बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो जाता है उसे सेल ही करोगे, तो इसलिए नॉर्मल है। सेल ऑफ, तो रिवेन्यू नेचर का ये इंक्लूड होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो मैंने आप लोगों को बताया है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो और चाहे डेप्रिसिएशन हो, ये तीनों चीज़ें तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आती है, वरना एसेट बैलेंस शीट में आती है, तो ये भी आएगा। और पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम का मतलब होता है कोई ऑनर बुलाया है, बार बार आप लोग प्रमोशन करने के लिए ऑनर बुलाते रहते हो, या तो काम समझाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बुलाते हो, फंक्शंस कराते हो, उनके लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये भी मेरा हमेशा रिवेन्यू नेचर का होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबाव। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। भाई क्यों प्रिपेयर करते हो, ये आपका यूपीएसई में आया हुआ है एक क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को, मतलब आप ये देखो कि आप नेट लेवल के क्वेश्चंस कर पा रहे हो। सबसे अच्छी बात क्या है, नेट के भी बहुत सारे, जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें से 5 क्वेश्चंस नेट के भी, तो आप सोचो आपके लिए वो टिपिकल थे क्या। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो चाहे वो नेट के हों चाहे वो किसी भी लेवल के हों, आप लोग कर पाओगे, क्योंकि कंटेंट सेम है ना आप लोगों का, ठीक है। चलो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग, क्या हम क्यों करते हैं, सब सोचना ही नहीं है, हमें पता है कि हम क्या देखते हैं, सरप्लस और डेफिसिट, क्योंकि पी एंड कैश बैलेंस हम देखते नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन हम देखते नहीं है, टोटल सेल हम देखते नहीं है, ठीक है। क्या देखते हैं, सरप्लस या डेफिसिट। तो तुम्हें खुद भी पता होगा, अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट कर चुके हो, अगर इधर का बैलेंस आता है तो सरप्लस और इधर आता है तो डेफिसिट, ठीक है। हम यही करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यही बनाते हैं। उसके बाद नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट प्रिपेयर, नॉन ट्रेडिंग कह दिया अब उसने, तो हमें पता है नॉन ट्रेडिंग में क्या आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर ही तो बनाते हैं, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट मतलब एनपीओज। तो ये कौन, हम जो एनपीओ चैप्टर पढ़ रहे हैं ये नॉन ट्रेडिंग ही है। ये क्या बनाते हैं, ना तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्योंकि कंपनी बनाती है, ना P&L बनाते हैं क्योंकि कंपनी बनाती है। कौन सा बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, एनपीओ, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट। नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो होता है। देखो ध्यान से सुनना आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या शो नहीं होता है, पहली बात तो इसमें सारे कैश ट्रांजैक्शन शो होती हैं, इसमें डेप्रिसिएशन शो नहीं होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं शो होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। और ये भी मैंने अभी बताया था, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम हमने बताया था रिवेन्यू नेचर का है, रिवेन्यू नेचर का है ना, इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। इनकम और वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो देखो अब आप, सेल ऑफ न्यूज़पेपर भाई हमारा इनकम में जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम भी मैंने अभी पहले भी आया था क्वेश्चन में, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस होता है और रिवेन्यू नेचर का होता है। सेल रियलाइज्ड फ्रॉम ए कंप्यूटर, मतलब आपने एक कंप्यूटर की सेल कर दी, ठीक है। रियलाइजेशन का मतलब है सेल कर दिया आपने कंप्यूटर की, तो आपको बताओ इसमें ऑब्वियसली आपने एसेट को सेल कर दिया है, वो किस में जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो कौन सा आना चाहिए, एसेट को सेल करना, सेल करना तो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा, ठीक है। इसका मतलब रिसीव्ड हो जाएगी आप लोगों से, लेकिन अगर उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो इनकम और एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, कौन सी रिसीट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू है। तो हमें इसका नेचर बहुत अच्छी तरह से पता है। पहली बात तो ये रियल अकाउंट है, कौन सा है, रियल अकाउंट है। दूसरा इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबकी ट्रांजैक्शन होती है। तीसरा इसमें चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रिवेन्यू नेचर की हो, सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब इनकम्स एंड पेमेंट्स, रिसीट एंड पेमेंट्स कह सकते हैं।
और तीसरा, ये कभी भी क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका जो बैलेंस शुरू होता है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, और जो इससे आता है वो बैलेंस कैरी डाउन आता है, और वो भी कौन सा बैलेंस? कैश बैलेंस। तो हमें इसका नेचर पता लग गया। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल नहीं होता। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है ऑल कैश एंड क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि सिर्फ इसमें कैश ट्रांजेक्शन की बात होती है। इट बीइंग्स विद क्रेडिट बैलेंस, ये कभी शुरू नहीं हो सकता क्रेडिट बैलेंस से, क्योंकि ये हमेशा कैश बैलेंस से स्टार्ट होता है। द क्लोजिंग ऑफ बैलेंस इंडिकेट्स कैश बैलेंस, हाँ ये बिल्कुल कह रहा है। इसका कैरी डाउन भी कैश बैलेंस को शो करता है, इसका ब्रॉट डाउन भी कैश बैलेंस को शो करता है। तो आंसर क्या होगा? ये वाला। क्लियर हो गया? उसके बाद द क्रेडिट बैलेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट बैलेंस। अब देखो ध्यान से, ये बना दिया मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये होगा इसका डेबिट बैलेंस जिसमें एक्सपेंसेस होते हैं, और ये हो गया क्रेडिट बैलेंस जिसमें इनकम्स होती हैं। वो कह रहा है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब ये वाला ज़्यादा है किसी भी चीज़ का। अगर वो कहता है डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये ज़्यादा है। अगर क्रेडिट बैलेंस कह रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो ये ज़्यादा आया होगा। तो ये क्या शो करता है? इधर सरप्लस को शो करता है ये। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा होता तो इधर डेफिसिट को शो कर रहा होता। तो इसका मतलब इनकम्स ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर, भाई क्रेडिट बैलेंस आया है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इनकम्स ज़्यादा हैं ओवर किस पे? एक्सपेंसेस पे। तो एक्सेस इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर। तो तुम्हें इसके नेचर और कुछ पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं चाहती हूँ आपको ऐसे क्वेश्चंस आएँ। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ए क्लब। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ शो होती है? आपको पता है आउटस्टैंडिंग हमें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया आप लोगों को। तो जब मिलेगी तो वो मेरी एसेट साइड से हो जाएगी बैलेंस शीट में। तो कहाँ पर आएगी? आउटस्टैंडिंग एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये मेरी इनकम होती है, बेशक से आउटस्टैंडिंग है, हम क्या एज्यूम करते हैं? मिलेगी हमें। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 9th। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन, नहीं होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ध्यान से सुनना, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर होता है, लॉस भी इसी में आता है, पेमेंट भी इसी में आता है। लेकिन अगर एसेट को सेल किया है वो रिसीट एंड पेमेंट में आता है। मैंने आप लोगों को बताया है सेल पे लॉस, एसेट को सेल, एसेट्स सेल की है तो ये तो रिसीट एंड पेमेंट में आता है, रिसीट एंड पेमेंट में। लेकिन इस पर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या डेप्रिसिएशन हो रहा है, तीनों चीज़ें किस में आएंगी? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर? कह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस आर अकाउंट प्रेजेंटेड। अब हमें पता है कि सरप्लस और डेफिसिट को प्रेजेंट करता है, ना ही ग्रॉस प्रॉफिट को, ना ही नेट प्रॉफिट को। जीपी किसको करता था? ट्रेडिंग, नेट प्रॉफिट, P&L, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर हमारा किसको शो करता है? सरप्लस एंड डेफिसिट को। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। कुछ मैं लिख देती हूँ, कुछ नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स के ही हैं। एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज शोन। क्या कह रहा है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बताना है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। 1 मिनट, ये मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रखा है, मान लो ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसे रफली बना रही हूँ अभी मैं फ़िलहाल। वो कह रहा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर का ओवर, कह रहा है इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका एक्सेस होना क्रेडिट साइड से होगा, किसके नेम से? डेफिसिट के नेम से। तो इसका मतलब ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। वो कह रहा है क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो क्या आप, वो कह रहा है कि डेबिट साइड से होगा, कभी नहीं क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो डेबिट बैलेंस आएगा, और लेकिन शो कहाँ होगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस होती है नॉट शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्यों नहीं होता? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस माइनस होती है रिसीट एंड पेमेंट। वो कह रहा है इज नॉट शोन इन, आपको पता है एडवांस और आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में होते हैं,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड सिर्फ हमारी रिसीट एंड पेमेंट में होता है, नॉट शोन इन द रिसीट एंड पेमेंट। ये शो होता है, देखो जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर होता है सब्सक्रिप्शन, और ऊपर यहाँ पर कई बार एडवांस भी दे देता है और आउटस्टैंडिंग भी दे देता है, मतलब लास्ट ईयर की भी गिवन होती है। तो ये शो होता है, नॉट शोन नहीं होता, होता है। इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है, हमें ट्रू बतानी है। और ये भी फॉल्स है, हो सकती है, ठीक है। डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस होती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन किसी भी पर्पस के लिए हो, वो बैलेंस शीट में किस लिए पे, ये तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आती है ना, समझ रहे हो आप। स्पेशल पर्पस बैलेंस शीट में शो होगी ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है, ये तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आती है आप लोगों की। सब्सक्रिप्शन हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर में आती है, ठीक है। लेकिन कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 96 में रिसीव्ड की, फॉर द ईयर 97 के लिए, 97 के लिए आपको, मतलब इसका मतलब कहना चाह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, वो यही तो कह रहा है, आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दी, जब भी एडवांस होगा तो वो लाइबिलिटी साइड ही तो शो होता है, किसके, बैलेंस शीट के। देखो यहाँ पर कह रहा था स्पेशल पर्पस की बैलेंस शीट में शो होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ एडवांस और आउटस्टैंडिंग होती, यहाँ पर एडवांस और आउटस्टैंडिंग होती तो वो बैलेंस शीट में शो होती है, क्लियर हो गया। लेकिन वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा एडवांस, कह रहा स्पेशल पर्पस, वो कौन सी स्पेशल हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करिए 96 में, 97 के लिए वो बैलेंस शीट में शो होगी, क्लियर हो गया। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं 1%, तो इसलिए बहुत तसल्ली से पढ़ना है इसको, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। एक्सेस होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, नॉट डेबिट साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस नॉट शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। शो तो होती है भाई, शो तो होती है, लेकिन बैलेंस शीट में भी शो होती है, दोनों जगह शो होती है। उसके बाद स्पेशल पर्पस है अगर बैलेंस शीट में शो होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से तो बिल्कुल करेक्ट पता लग रहा है। 96 वाली अगर 97 के लिए मिली है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ देखो कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2009 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है फॉर द ईयर 2009। तो हमें जब 9 की रिसीव्ड करनी है तो 9 का ही देखेंगे ना, हमें 8 से मतलब है ना ही 10 से मतलब है, ठीक है। तो कितना होगा 10,000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, 2009 की आउटस्टैंडिंग उसी सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाती है, क्योंकि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाती है, मतलब मिलेगा तो 700 ये ऐड हो जाएंगे ना। तो मुझे लास्ट ईयर की से मतलब है ना एडवांस से मतलब है, मुझे इस कंडीशन में किससे मतलब होता है, सिर्फ जो हमें करंट ईयर की है। करंट ईयर की हमारी सब्सक्रिप्शन है कितनी 10,000, उसमें आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब मिलेगी करंट ईयर में, प्लस करोगी इसका आउटस्टैंडिंग, तो 10,700 इसका आंसर आना चाहिए था, ठीक है। क्लियर हो गया। ये पता है कौन से वाले समय, ये किस टाइप के सम टाइप से दे रखा है, जो मैंने आज भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, जहाँ पर ये लिखा होता है सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की, ऊपर भी गिवन होता है नीचे भी। तो इसमें हम ना तो ऊपर वाला देखते हैं ना ही एडवांस वाला देखते हैं, सिर्फ करंट ईयर वाली में ऐड कर देते हैं उसी का आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सिर्फ ये वो वाली है। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ इतना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, कितना रिसीव किया है, इतना। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एट द एंड मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड हो जाएगा। एट द एंड का मतलब है करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग, तो 4460 में उसका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो ऐड हो जाएगा। और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब वो 90 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये बिगिनिंग के हैं मतलब लास्ट ईयर के हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर इज़ ₹160, नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव्ड है इसलिए वो भी माइनस हो जाएंगे आप लोगों के। क्लियर हो गया। और वो कह रहा है कि आपको बताना है इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, तो कितना माइनस हो जाएगा, ये 250 ये आ जाएगा। हाँ देखो 250 माइनस के और 290 प्लस के, तो यहाँ से आगे मेरे 40 का प्लस का बैलेंस आ गया, तो इसमें प्लस 40 करूँगी तो ये आ जाएगा 4500। क्लियर हो गया। तो आंसर आएगा ये वाला। क्लियर हो गया होगा बेटा, ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम्स में। देखो क्या कह रहा था, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव की है, एंड का मतलब करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते हैं,
क्योंकि हमारे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हम एज्यूम करते हैं हमें मिलेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग मतलब लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग हम माइनस कर देते हैं। और एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, तो जो करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए मिल जाता है वो भी मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं होती, इसलिए उसे भी माइनस कर देते हैं। तो दोनों माइनस के, ये प्लस का, तो डिफरेंस आ जाएगा 40 रुपीज़ और वो भी प्लस के, प्लस करेंगे तो 4500। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ़ क्लब हैज़ इतने मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ। जब भी ऐसा हो ना, हमें सिर्फ इसको देखना होता है। 500 मेंबर है और एक मेंबर 200 रुपीज़ देगा, इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ टोटल सब्सक्रिप्शन में आने चाहिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में कितने आने चाहिए? 1 लाख। उसके बाद आउटस्टैंडिंग क्या है और करंट क्या है उसका कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर में कितने आने चाहिए? 1 लाख आने चाहिए। जब भी ऐसे हो मेंबर्स इतने हैं और एक मेंबर इतने पैसे दे रहा है तो उनका टोटल मतलब मल्टीप्लाई करके वही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर? 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम 18 क्वेश्चन पर हैं। कह रहा है व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ध्यान से सुनना, एडवांस दे रखा है हमें दोनों ईयर्स का और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखा है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में हम क्या ऐड कर देंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो भी होता है, मान लो एडवांस की बात करना है, पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2 लाख और लास्ट ईयर का एडवांस प्लस कर देते हैं हम, क्योंकि वो करंट ईयर के लिए होता है। लास्ट ईयर का एडवांस हम प्लस कर देते हैं क्योंकि जो लास्ट ईयर एडवांस मिला है वो करंट ईयर के लिए होता है, इसलिए 15,000 तो प्लस हो जाएंगे और माइनस क्या हो जाएंगे? 2,000 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये करंट ईयर के एडवांस है, वो ये नेक्स्ट ईयर के लिए हैं। किसी ने इस साल एडवांस जो दिया है वो किस साल के लिए दिया होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये हमारी इनकम नहीं होती इस साल की, इसलिए इसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2,13,000। आंसर क्या आ जाएगा? 2,13,000। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 2,13,000। क्लियर हुआ? उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द रिसीट एंड पेमेंट। कैश बेसिस, जब भी रिसीट एंड पेमेंट की बात हो जाए तो समझ जाना कैश बेसिस की बात कर रहा है। सिर्फ कौन किस में होगी? कैश बेसिस की बात होगी। इसमें क्रेडिट को नहीं एज्यूम, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हम रिसीट एंड पेमेंट में, सिर्फ कैश अकाउंट की ही बात होती है, क्योंकि ये किसका सिमिलर है? कैश बुक के। तो किस कैश ही रिसीट और कैश ही पेमेंट इसमें इंक्लूडेड होती हैं, बस क्रेडिट नहीं होती हैं। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम्ड वाला याद रखना आप लोग। देखो सबसे पहले क्या होगा? अमाउंट पेड आएगी, उसमें जो क्रेडिटर्स होंगे क्लोजिंग वाले प्लस और ओपनिंग वाले माइनस। पता है ना ये वाला क्वेश्चन? क्लोजिंग वाले प्लस, ओपनिंग वाले माइनस, आप परचेज पे पहुंच जाओगे और परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ये इसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले कहेंगे आप क्रेडिटर्स को पेड कितना किया है, क्रेडिटर को पेड कितना किया, सबसे पहले ये अमाउंट आएगी। फिर मैंने 2 तरीके बताए थे, आप ऐसे भी मान सकते हो क्रेडिटर, ये क्या है? क्रेडिटर्स दे रखे होते हैं आप लोगों को। क्रेडिटर मेरी क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में उल्टा चलना है, क्लोजिंग वाले प्लस और ओपनिंग वाले माइनस। ऐसे भी आप सोच सकते हो, जैसे मैंने बताया था एक शॉर्टकट आउटस्टैंडिंग के बारे में सोचो। आउटस्टैंडिंग मेरी क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में उल्टा चलना है, क्लोजिंग वाले प्लस और ओपनिंग वाले माइनस। क्लोजिंग वाले मतलब ये वाले 1,95,000 के तो प्लस और ओपनिंग वाले 2,09,000 के माइनस। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि हमने एक्चुअल में परचेज़ किया कितना है, एक्चुअल में परचेज़ किया कितना। और जब आप परचेज़ पे पहुँच जाते हो तो हम ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये एक बार आप लोग क्वेश्चंस देख लेना, आपके लिए थोड़े टिपिकल हो सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 24,000 को प्लस कर दोगे और 29,500 को माइनस कर दोगे, तो बैलेंसिंग फिगर से आप लोग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। तो इसका आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। क्या करना है? क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर हमेशा क्लोजिंग वाले प्लस होते हैं और ओपनिंग वाले
माइनस होते हैं, क्लियर। और जबकि स्टॉक ओपनिंग वाला प्लस होता है और क्लोजिंग वाला माइनस होता है। ये आप बहुत बार कर चुके हो, तो ये आपका होमवर्क है, कुछ नहीं बस कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। उसके बाद ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है, इफ़ मैच एक्सपेंसेस आर मोर देन, देखो अब मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कह रहा है एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस आर मोर देन, क्लियर हो गया, मैच फंड से। तो जब भी एक्सपेंसेस ज़्यादा हों फंड से, फंड वैसे तो किस में आता है, बैलेंस शीट में, लेकिन मैंने ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखना आप लोग। लेकिन अगर फंड ज़्यादा होता तो बैलेंस शीट में आता, लेकिन जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो वो कहाँ आ जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंसेस साइड। क्यों, क्योंकि जितना पैसा आप लोगों को मिला था टूर्नामेंट के लिए या किसी भी मैच के लिए, उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए, तो आपने अपनी जेब से खर्च किए हैं, इसका मतलब एक्सपेंसेस हो गए आप लोगों को। और एक्सपेंसेस सिर्फ कहाँ मिलेंगे आपको, इनकम और एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस साइड। तो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड। एक्सपेंसेस डेबिट साइड होते हैं ना, तो डेबिट साइड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड तो क्या होती है, इनकम्स, और डेबिट साइड क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, वैसे तो मैंने समझा ही दिया, अब तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ऐसे ये क्वेश्चन आपका वैसे 3 मार्क्स में बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे आपका रियल में बताऊं तो ये 3 मार्क्स में आएगा। जब भी क्रेडिटर्स हो, क्रेडिटर्स ये कंज्यूम्ड वाले का एक फॉर्मूला है, पहली बात तो जो भी अमाउंट पेड हो गए उसमें क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, कहाँ पहुंच जाओगे, परचेज पे, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ये पता लग जाएगी कि आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। और सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो ये 21 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे लगता नहीं आप लोगों को कोई डाउट होगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है बेटा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कर दें थोड़ा बहुत, और आप चाहें तो मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में कि मैम ये प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय, टेक केयर।